dear student, welcome to the fourth lecture from CBSE class 11th chemistry, very first chapter, some basic concepts of chemistry, and this lecture is brought to you by Reaction Tube by Shangmitra Chakravarti. तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं विद द क्विक रिव्यू, बट बिफोर दैट एज यूजुअल चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को हिट कीजिए ताकि मेरे अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। और ऊपर आई बटन है, उसको क्लिक करके प्लेलिस्ट जरूर से देख लीजिएगा और बने रहिए इस वीडियो के साथ, क्योंकि एंड में मैं लास्ट लेक्चर में दिए हुए प्रॉब्लम को डिस्कस भी करूंगी जो मैंने आपको होमवर्क में दिया था। तो चलिए, डोंट बी लाइक दिस इमोजी जो सोच में पड़ा है और इधर उधर देख रहा है, तो इधर उधर देखने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आपको लास्ट लेक्चर के कंसेप्ट अभी के अभी रिव्यू करवा देती हूँ। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था मोल कंसेप्ट। तो मोल कंसेप्ट को समझने के लिए देखिए, आपको मैं एक एग्जांपल देती हूँ। टू एप्पल्स की जगह मैं पेयर ऑफ एप्पल्स बोल सकती हूँ। यहाँ पे है मेरे 12 कलर्ड बीन्स। इन कलर्ड बीन्स को मैं क्या कह सकती हूँ? डजन। सो पेयर स्टैंड्स फॉर 2, डजन स्टैंड्स फॉर 12। तो ये जो दोनों वर्ड्स हैं, ये दो नंबर को सिग्निफाई करते हैं। ओके, दिस एग्जांपल इज क्लियर। इसी एग्जाम्पल की तरह अगर हम मोल कंसेप्ट की बात करें, तो मोल कंसेप्ट में भी एक नंबर है। उस नंबर को हम क्या कहते हैं? एवोगैड्रोस नंबर। तो अगर मैं आपसे कहती हूँ मेरे पास 1 मोल कोई चीज है, तो वो उसका नंबर क्या है? कितने नंबर वो चीज है? 6.022 10 to the power 23। यानी अगर मैं पेयर कह रही हूँ तो मेरे पास 2 है, अगर मैं डजन कह रही हूँ तो मेरे पास 12 है, और अगर मैं मोल कह रही हूँ तो मेरे पास एवोगैड्रोस नंबर है। तो चलिए थोड़े इस एग्जांपल से इस चीज को और अच्छे से समझते हैं। 1 मोल ऑफ एप्पल्स अगर मैं कह रही हूँ तो मेरे पास कितने एप्पल्स हैं? 6.02 10 to the power 23 एप्पल्स। इट्स अ ह्यूज नंबर। 1 मोल ऑफ डायमंड्स मतलब 6.02 10 to the power 23 डायमंड्स। देखिए ये वाले नंबर बहुत बड़े होते हैं, क्योंकि केमिस्ट्री में हम आयंस, कैटायंस, एनायंस, मॉलिक्यूल्स, एटम के साथ डील करते हैं जो बहुत छोटे होते हैं और लार्ज नंबर पे होते हैं। इसलिए यहाँ पे पेयर या डजन सफिशिएंट नहीं होता है, तो हमें मोल का यूज करना पड़ता है। लेकिन जब चीजें बड़ी हो जाती है तब हम पेयर और डजन का यूज कर सकते हैं। अगर मैं कहूँ 1 मोल ऑफ बेसबॉल, तो सोचो 6.02 10 to the power 23 बेसबॉल, इतने बेसबॉल से तो एक स्टेडियम भर जाएगा। सो इट इज नॉट पॉसिबल टू यूज सच अ बिग कंपैरिजन इन अ बिग साइज कमोडिटीज। तो मोल का यूज हमें कहाँ करना है? जहाँ पे हमें एटम्स काउंट करने हैं, जहाँ पे हमें आयंस काउंट करने हैं, जहाँ पे हमें मॉलिक्यूल्स काउंट करने हैं, ऐसे ही जगह पे हमें आयंस की जरूरत पड़ती है। ओके, याद आ चुका है? तो एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला जो कि मोल कंसेप्ट में हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, उसको फिर से एक बार देख लीजिए। मोल इज इक्वल्स टू गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल बाय एवोगैड्रो नंबर इक्वल टू गिवन मास बाय मोलर मास एंड एटॉमिक मास। ये एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला था जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। तो नेक्स्ट इज दैट मोल कंसेप्ट में एक और टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया था, एटॉमिक मास यूनिट। व्हाट इज एटॉमिक मास यूनिट? एटॉमिक मास यूनिट का देखिए, याद कीजिए मैंने आपको एक वाटरमेलन का एग्जांपल दिया था, राइट? उसके हर एक टुकड़े, उस वाटरमेलन का हमने 12 पीसेस किए थे। 12, हाउ मेनी पीसेस? 12 पीसेस। ऐसे 12 पीसेस किए थे। हर पीस का वेट इक्वल था एक दूसरे से, और एक पीस को हम क्या कह रहे थे? एटॉमिक मास यूनिट। अब पूरे पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट है उनका मास इस एक कार्बन 12 के एक स्लाइस के साथ कंपेयर किया गया था। ओके, तो ये हो गया हमारा एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको फिर से याद दिला देती हूँ। अगर एक एटम का अगर आपको मास निकालना है तो फिर हम कहेंगे AMU। लाइक हीलियम का एक एटम, हीलियम के एक एटम का मास होता है 4 AMU। वही मैं अगर 1 मोल हीलियम की एटम्स की बात करूं तो उनका मास हो जाएगा 4 ग्राम। ओके, तो ये दो चीज में बहुत डिफरेंस है, कंफ्यूज मत हो जाना कि AMU है यानी कि एक एटम, जिस भी एलिमेंट के आगे
एक डिजिट है और AMU है, तो फिर उस एलिमेंट के एक एटम का मास है। जहां पे AMU मतलब इसका रिलेटिव मास निकाला गया है कार्बन 12 के एटम के साथ, जिसके हमने 12 टुकड़े किए थे और हर टुकड़े का वेट किया था इक्वल। और दूसरा, अगर हम उसी एलिमेंट के सामने जो उसका मास है ग्राम में लिखते हैं, तो हम उसी एलिमेंट के 1 मोल एटम्स, 1 मोल मॉलिक्यूल्स, 1 मोल आयंस की बात कर रहे हैं। आई होप दिस मच इज क्लियर। तो फटाफट इसको कीजिए, मैं आपको टाइम दे रही हूँ, लेकिन आपको थोड़ा जल्दी करना पड़ेगा। तो देखिए, आपको इनका मोलर मास निकालना है। तो मोलर मास कैसे निकालते हैं, एक बार ट्राई कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए। कर लिया ट्राई आप लोगों ने? अब मैं आपको बताती हूँ कैसे निकालना है। कितना है आंसर? H2SO4। कैसे निकालोगे इसका मोलर मास? हाइड्रोजन कितने हैं? 2। एक हाइड्रोजन का मास कितना होता है? 1 ग्राम। प्लस फिर कौन है? सल्फर। सल्फर का एक एटम का, एक मोल एटम का मास होता है 32। प्लस ऑक्सीजन कितने हैं? 4 मल्टीप्लाइड बाय एक ऑक्सीजन का एटम नहीं, एक मोल ऑक्सीजन एटम का मास कितना होता है? 16 ग्राम। देखो ऊपर मोलर मास ग्राम में लिखा हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा मेरा 98 ग्राम। उसी तरीके से कैल्शियम कार्बोनेट का भी निकालना है, इसका आ जाएगा आंसर 100 ग्राम। HNO3 इसका आ जाएगा 63 ग्राम। तो फिर जिसने भी कर लिया उसके लिए थम्स अप तो जरूर बनता है। अपना आंसर चेक कर लीजिए और खुद को 1 मार्क्स जरूर से दे दीजिए। तो ये हो गया हमारा मोलर मास। तो नेक्स्ट आता है एवरेज एटॉमिक मास। अब एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है? एवरेज एटॉमिक मास हमारा एप्लीकेबल होता है ओनली फॉर द आइसोटोप्स। अब आइसोटोप्स क्या होते हैं? आइसोटोप्स उन एलिमेंट को कहते हैं जिनके एटॉमिक नंबर तो सेम होते हैं बट एटॉमिक मास डिफरेंट होते हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल में दिखाती हूँ। ये है मेरे कार्बन 12 एंड 6, दूसरा है मेरा कार्बन 13, ये भी 6, कार्बन 14 और ये भी 6। देखिए कार्बन के सबके एटॉमिक नंबर क्या है? 6। एटॉमिक नंबर क्या होता है? अब इस पे आते हैं। एटॉमिक नंबर का रिप्रेजेंटेशन होता है Z से। एटॉमिक नंबर इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन न्यूट्रल एटम where number of protons equal to number of electrons। तो अगर हम एक न्यूट्रल एटम की बात कर रहे हैं तो वहां पे प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के नंबर सेम होंगे, लेकिन जैसे हम कैटायन या एनायन की बात करते हैं ना, तो वहां पे एटॉमिक नंबर के लिए हम प्रोटॉन को ही कंसीडर करते हैं, इलेक्ट्रॉन को नहीं। तो पकड़ के रखिएगा कि आपको प्रोटॉन ही कैलकुलेट करना है। ओके, तो ये हो गया एटॉमिक नंबर। अब आते हैं एटॉमिक मास। एटॉमिक मास का सिंबल होता है A। एटॉमिक मास इज द सम ऑफ द मास ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन। अब कहोगे मैम इलेक्ट्रॉन कहाँ गया? इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम होता है, इट इज कंपैरेटिवली नेग्लिजिबल इन फ्रंट ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। अब आ जाते हैं ऐसे एलिमेंट जिनके एटॉमिक नंबर सेम है बट एटॉमिक मास डिफरेंट है। तो हमको कौन सा एटॉमिक मास लेना है जिसपे ऊपर हमें कैलकुलेट करना है? तो हमें इन तीनों का एवरेज निकालना है। तो वो एवरेज कैसे निकाला जाता है, तो वही हमें यहाँ पे सीखना है। तो एक चीज तो आपको क्लियर हो गई कि एवरेज एटॉमिक मास आपको आइसोटोप्स के लिए निकाला, जिनके आइसोटोप्स नहीं है उनमें इनका कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि एवरेज एटॉमिक मास का डेफिनेशन क्या होगा। तो डेफिनेशन वाइज इट इज the average mass of atoms of an element calculated using the relative abundance of isotopes in a naturally occurring elements। तो ये हो गया इसका डेफिनेशन। अच्छे से देख लिया, समझ लीजिए। अब इसके ऊपर हम करेंगे न्यूमेरिकल्स। इसके न्यूमेरिकल्स बहुत आसान है और आपका ऑलमोस्ट कंफर्म होता है कि यहाँ से एक न्यूमेरिकल जरूर आएगा आपके स्कूल लेवल के एग्जाम्स में, इवन बोर्ड्स में भी और आपके नीट और IIT से भी, क्योंकि ये बहुत आसान होते हैं। तो चलिए अब इसमें हम देख लेते हैं न्यूमेरिकल्स। पहला प्रॉब्लम देखिए, कैलकुलेट द एलिमेंटल एटॉमिक मास ऑफ मैग्नीशियम इफ द
नेचुरली ऑकरिंग आइसोटोप, चलिए आइसोटोप की बात इन्होंने कर दी। और Mg24 देखिए ऊपर आपको दिया हुआ है, यानी आपको सिर्फ एटॉमिक मास दिया है, एटॉमिक नंबर नहीं दिया है, क्योंकि आइसोटोप्स में एटॉमिक नंबर सेम होता है। दूसरा आइसोटोप है मैग्नीशियम का 25 एंड थर्ड इज मैग्नीशियम 26। देयर मास एंड एबंडेंस आर एज फॉलोज। ये रहा आपका डेटा। डेटा कोड याद करने की जरूरत नहीं है, ये आपको एग्जाम में दिया रहेगा। तो 24 mg इस आइसोटोप का नेचुरल एबंडेंस, यानी अगर नेचुरली इन्हें आप ढूंढने जाते हो चाहे रॉक्स में या फिर एटमॉस्फेयर में, तो इनका कितना परसेंटेज आपको एबंडेंस या फिर अवेलेबिलिटी देखने को मिलता है। तो Mg24 is given 78.70%, Mg25 का भी दिया हुआ है और Mg26 का भी दिया हुआ है, और इन तीनों के एटॉमिक मासेस भी दिए हुए हैं। शुरू में टिक कर लीजिए आइसोटोप को और इनके एबंडेंस को, इन्हीं दोनों से आपको मतलब है, इससे आपको कोई हेल्प नहीं मिलेगा इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। ठीक है, अब इसके हम प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। कैसे निकालेंगे? मैग्नीशियम का एवरेज एटॉमिक मास निकालना है। तो इसका फॉर्मूला देखिए क्या होता है। फर्स्ट राइट द नेचुरल एबंडेंस कितना है, और उस किसका नेचुरल एबंडेंस मल्टीप्लाइड बाय देयर कॉरस्पॉन्डिंग एटॉमिक मास। मैग्नीशियम 24, उसका नेचुरल एबंडेंस कितना है 78.70, मल्टीप्लाई कर दिया। दूसरा मैग्नीशियम 25 का, उसका एबंडेंस है 10.13, मल्टीप्लाई कर दिया इसको भी। एंड द लास्ट जो मेरा आइसोटोप था मैग्नीशियम का वो 26, और इसका नेचुरल एबंडेंस था 11.17। अब इस पूरे चीज को 100 से डिवाइड कर दीजिए, हो गया। तो आपका आंसर आ जाएगा 24.32 U। U क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे एक एटम का मास ले रहे हैं, U लिख सकते हैं या फिर AMU। यहाँ पे ग्राम नहीं होगा, ग्राम लिखना गलत होगा। हम एक मोल की बात नहीं कर रहे हैं, हम एक एटम का एवरेज मास कैलकुलेट कर रहे हैं, सिंगल एटम का। आई होप इट इज क्लियर। यहाँ पे मैं फॉर्मूला लिख देती हूँ, mg शॉर्ट में लिख देती हूँ AAM। क्या हो जाएगा ये एबंडेंस, या फिर मैं परसेंटेज में लिख देती हूँ इनटू करस्पॉन्डिंग एटॉमिक मास। एटॉमिक मास का सिंबल क्या बताया था आपको? A, ओके, इनटू करस्पॉन्डिंग A प्लस A1 कर देती हूँ इसको, A1 A2 एंड A3। फिर उसके बाद दूसरा एबंडेंस इनटू A2, फिर तीसरा एबंडेंस इनटू A3 एंड डिवाइडेड बाय 100। तो यहां से आपका निकल जाएगा। चलिए, सोच में पढ़ने की जरूरत नहीं है, अभी भी डाउट है? एक और प्रॉब्लम हम डिस्कस करते हैं, एक और प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। ये आपके एनसीईआरटी के एक्सरसाइज से है। प्रॉब्लम देखिए, कैलकुलेट द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन यूजिंग द फॉलोइंग डेटा। डेटा आपको दे दिया है, एलिमेंट है हमारा क्लोरीन और इसके दो आइसोटोप है 35 एंड 37, नेचुरल एबंडेंस दे दिया है। तो पहले हमको देख लेते हैं क्या कैलकुलेट करना है, एवरेज एटॉमिक मास। जरा मैं इसका कलर चेंज कर लूं, ब्लैक। तो मोलर मास की मेरी कोई जरूरत नहीं है, तो इसको कर दीजिए कट। तो जरा आप खुद से ट्राई कीजिए, 1 मिनट पॉज करके थोड़ा सा सोचिए। चलिए अब मैं आपको बता देती हूँ, देखिए मैं आपको बता देती हूँ इसको कैसे सॉल्व करना है। पहले हमको क्या निकालना है, क्लोरीन का एवरेज एटॉमिक मास। फॉर्मूला क्या बताया था, एबंडेंस इनटू आइसोटोप्स एटॉमिक मास प्लस दूसरे का एबंडेंस इनटू एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय 100। ओके, तो हमारे पास दो आइसोटोप्स है, एक 35 और एक 37। तो 35 वाले एटॉमिक मास का नेचुरल एबंडेंस कितना है 75.77,
और 37 वाले क्लोरीन का नेचुरल अबंडेंस कितना है 24.23 एंड दिस होल इज डिवाइडेड बाय 100 तो इसमें आ जाएगा मेरा 35.48 AMU बिकॉज हम एक सिंगल एटम का ही मास कैलकुलेट कर रहे हैं वो भी एवरेज क्योंकि अलग अलग आइसोटोप होने पे हमें डिसाइड करना मुश्किल होता है भाई किसका एटॉमिक मास ले तो सबके एटॉमिक मास का एवरेज निकालने का ये है आपका तरीका अब तो सोचने की जरूरत नहीं है समझ में आ गया चलिए नेक्स्ट टॉपिक moles in relation to volumes of gases this is again important concept very important moles का हमने कैलकुलेशन कैसे किया फर्स्ट ऑन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स अवेलेबल दूसरा गिवन मास अब तीसरा करेंगे जब हमें वॉल्यूम दिया रहेगा ओके तो any molecular or atomic gas at STP volume will be 22.4 लीटर अगर हमने उसका एक मोल लिया अब इसका मतलब क्या है समझते हैं कोई भी एटॉमिक गैस जैसे आपने हीलियम गैस ले लिया एनी मॉलिक्यूलर गैस जैसे अमोनिया का गैस ले लिया ये क्या है एक मॉलिक्यूलर गैस है और ये एटॉमिक गैस है इन गैस का अगर आपने एक मोल लिया 1 मोल ऑफ हीलियम गैस और वो भी एसटीपी में अब ये एसटीपी क्या होता है एसटीपी का फुल फॉर्म होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर स्टैंडर्ड टेम्परेचर क्या होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर इज 27 डिग्री सेंटीग्रेड और प्रेशर होता है 1 बार अगर आपने इन दोनों को फिक्स रखा इतना ही टेम्परेचर लिया और इतना ही प्रेशर लिया और किसी गैस का कितना क्वांटिटी लिया 1 मोल लिया तो आपको उसका वॉल्यूम कितना मिलेगा 22.4 LTR 22.4 लीटर तो इस स्टेटमेंट का मतलब ये होता है फिर से एक बार से पढ़ते हैं एनी मॉलिक्यूलर और एटॉमिक गैस एट एसटीपी उसका वॉल्यूम कितना होगा 22.4 लीटर अगर उसका हमने 1 मोल लिया है तो अब ये सोच के आप चौंक मत जाइए मिस लिली की तरह क्योंकि आपने अभी तक पढ़ा था कि ये 1 मोल अगर किसी का लिया तो वो किसके बराबर होते हैं उनके मोलर मास के बराबर होते हैं या फिर उनमें एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं बट ये होता है सॉलिड्स और लिक्विड्स में ओके तो सॉलिड्स और लिक्विड में क्या होता है 1 मोल का मतलब इतने पार्टिकल्स दैट इज एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल या फिर उसी बंदे का मोलर मास बट गैसेस में कहानी कुछ और हो जाती है एट एसटीपी अगर आप लेते हो तो इतने पार्टिकल्स या फिर 1 मोल इज इक्वल्स टू इतने पार्टिकल्स तो होंगे बट उनका वॉल्यूम हो जाएगा 22.4 लीटर आई होप नाउ यू अंडरस्टूड और मिस लिली की तरह खुश हो जाइए तो आगे के टॉपिक में हम बढ़ते हैं तो अब एक आता है इंपॉर्टेंट फॉर्मूला दिस इज द कंक्लूडिंग फॉर्मूला ऑफ मोल कंसेप्ट अगर मोल हमको निकालना है तो हम ये तीनों फॉर्मूला यूज कर सकते हैं मोल इज इक्वल्स टू गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर अगर आपको नंबर ऑफ पार्टिकल दिया हुआ है तो एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर दो मोल मिल जाएगा अगर आपको मास दिया हुआ है तो डिवाइड कर दीजिए अगर मॉलिक्यूल है तो मोलर मास से और अगर एटम है तो एटॉमिक मास से और अगर आपको वॉल्यूम निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा अगर मोल दिया हुआ है या फिर मोल निकालना है गिवन वॉल्यूम से तो डिवाइड कर लीजिए 22.4 लीटर से सो दिस इज आवर कंक्लूडिंग फॉर्मूला ऑफ मोल कंसेप्ट सो कांग्रेचुलेशन मोल कंसेप्ट तो खत्म हो गया ओके आई थिंक यू ऑल आर हैप्पी लाइक दिस इमोजीज क्योंकि मोल का टेंशन तो खत्म चलिए अब इस मोल कंसेप्ट के एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं अगर मुझे मोल निकालना है और मोलर मास दिया हुआ है मोलर मास तो हम कैसे निकालेंगे गिवन मास को मोलर मास से डिवाइड करो तो मोल्स निकल जाएगा और अगर गिवन मास निकालना है तो मोल्स के साथ मोलर मास का मल्टीप्लाई करना है अगर आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन है और आपको मोल्स निकालना है एवोगैड्रो नंबर तो पता है देखिए ये वाली चीज हमें पता होता है मोलर मास एवोगैड्रो नंबर 22.4 लीटर वी नो ऑल दिस
तो इन दोनों में से कोई भी एक अगर नहीं है तो वो निकल जाएगा। और करस्पॉन्डिंग साइड भी देख लीजिए, अगर आपको मोल्स दिए हुए हैं और मोलर मास एवोगैड्रो नंबर 22.4 लीटर, ये तो पता है, इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो गिवन नंबर ऑफ मास निकल जाएगा, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकल जाएगा, गिवन एलिमेंट का वॉल्यूम भी निकल जाएगा। सो कंप्लीट हो गया हमारा मोल कॉन्सेप्ट। कॉन्ग्रेचुलेशन, आपको भी समझ में आ गया होगा, आई थिंक सो। तो अब इस पे कुछ प्रैक्टिस करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस ऑन मोल कंसेप्ट। तो ये आ गया हमारा प्रॉब्लम। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन द गिवन बिलो। पहला है आपका 12.2 लीटर ऑफ कार्बन एट एसटीपी। अब एसटीपी तो याद होगा ही आपको, एसटीपी मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, जहां पे टेम्परेचर होगा 27 डिग्री सेंटीग्रेड और प्रेशर हो जाएगा 1 बार। ऐसे सिचुएशन में अगर मैंने कार्बन को गैसियस फॉर्म में लिया 12.2 लीटर, तो बताइए इसमें मोल्स कितने हैं? मोल्स का फॉर्मूला क्या था? गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर। तो क्या करना पड़ेगा? गिवन वॉल्यूम इज 12.2 डिवाइडेड बाय 22.4, यानी कि हमारा मोल्स क्या हो गया? 0.5 मोल्स हमें मिल रहे हैं। उसी तरीके से नीचे वाला क्या है? 67.2 लीटर ऑफ ऑक्सीजन हमने एसटीपी पे लिया हुआ है। कितना लिया हुआ है? 67.2। तो इसको कैसे करेंगे? सिंपल है, गिवन वॉल्यूम आपका कितना है? गिवन वॉल्यूम ऊपर 67.2 और नीचे कितना है? 22.4। तो इसको डिवाइड कीजिए तो आपको मिल जाएगा इसके भी नंबर ऑफ मोल्स। एंड द लास्ट इज, फिर से आपको कितना वॉल्यूम दिया हुआ है? 179.2, उसको भी डिवाइड कर लीजिए 22.4 लीटर से। हो गया। इस तरीके से हम निकाल सकते हैं मोल्स। अगर आपको वॉल्यूम गिवन है एट एसटीपी, तो उस वॉल्यूम को रखिए न्यूमरेटर पे और डिवाइड कर दीजिए 22.4 लीटर से। आई होप दिस मच इज क्लियर। नेक्स्ट प्रॉब्लम, पॉज कीजिए, एक बार ट्राई कीजिए, फिर मैं तो हूं ही बताने के लिए। ओके, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ SO2 आर प्रेजेंट इन 11.2 लीटर एट एसटीपी? ठीक है, हाउ मेनी मॉलिक्यूल। तो चलिए, आपने खुद से तो ट्राई कर लिया होगा, अब मैं आपको बता देती हूँ कैसे इसको सॉल्व करना है। हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ SO2 आर प्रेजेंट इन 11.2 लीटर। तो यहाँ पे मोल का फॉर्मूला हमने अभी अभी क्या लिखा? इज इक्वल्स टू गिवन वॉल्यूम बाय 22.4। तो मोल्स तो पूछा नहीं है, पर एक बार मोल्स कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर हमारा जो पूरा इक्वेशन था उस पे इसको सेट करना है। तो इसके मोल्स पहले निकाल लो। मोल्स कितने हैं? 11.2 डिवाइडेड बाय 22.4, तो मोल्स आ गए मेरे 0.5। नाउ मोल्स इज इक्वल्स टू अनदर फॉर्मूला, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय क्या था? एवोगैड्रोस नंबर। तो गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स यानी गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ही तो पूछा है, तो मोल्स हमें कितना मिल चुका है? 0.5। इसको x मान लेते हैं। एवोगैड्रो नंबर मेरा क्या था? 6.022 10 की पावर 23। तो मेरा आंसर क्या हो गया? गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 0.5 इंटू 6.2 10 की पावर 23। तो ये कितना हो गया? 30। ओके, 30, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं साइड में। 6.2, 0.5, 10, 30, 31 और 2 के बाद 3.10 इंटू 10 की पावर 23। इतने मॉलिक्यूल्स हमें मिलेंगे SO2 के इन 11.2 लीटर। At STP, what will be the volume of this number of molecules? अब इसके लिए भी एक बार आप खुद से पॉज करके जरूर से ट्राई कीजिए, तभी आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे और फिर मेरे साथ अपने आंसर को जरूर से एक बार चेक कर लीजिए।
तो अब मैं करती हूँ, आई होप आपने ट्राई कर लिया होगा। At STP, what is the volume of this much molecules? देखिए इस फॉर्मूला को पहले आप हमेशा लिख लीजिए। यहाँ पे आपको मॉलिक्यूल्स पूछा है और मॉलिक्यूल्स दिया हुआ है और वॉल्यूम पूछा है, तो मोल का इसी रेस्पेक्ट में फॉर्मूला लिख लेते हैं। गिवन number of particles, okay, and that is divided by 6.02 10 की पावर 23, और एक फॉर्मूला क्या था, गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर। अब इसमें सीधा वैल्यूज डाल दो। कैसे? आपको क्या दिया हुआ, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल ऊपर लिख देते हैं, 6.02 10 की पावर 23, नीचे भी वही है, तो ये कट के क्या हो जाएगा, 1। चलो, और दैट इज गिवन वॉल्यूम आपसे पूछा, इसको x कर देते हैं, और नीचे मेरा 22.4 है, तो x को निकालना कहाँ टफ है, इजी है। So x is equals to 22.4 लीटर। सॉल्व हो गया। 1 liter of gas at STP weighs 1.97 gram. What is the molecular mass? तो यहाँ पे molecular mass पूछा है, तो यहाँ पे फिर से थोड़ा करेक्शन कर लेते हैं, पॉज करके इसको भी एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ पे गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल की जगह गिवन मास, ओके, एंड इट इज डिवाइडेड बाय मोलर मास या फिर मॉलिक्यूलर मास, शॉर्ट में लिख देते हैं मोलर मास। तो गिवन मास कितना है, 1.97 मोलर मास तो पूछा है। गिवन वॉल्यूम कितना दिया हुआ है, 1 लीटर, और हमें पता है इट विल बी डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर, तो यहाँ से x निकल जाएगा, x इधर आ जाएगा, एंड इट विल बी डिवाइडेड बाय दिस, मल्टीप्लाइड बाय दिस 1.97, and it will be multiplied by 22.4, and this will be equal to 44.128 gram per mole। हो गया सॉल्व। And the last is find the number of atoms and mass of 11.2 liter। तो again फॉर्मूला को रखते हैं और इस जगह को मिटा देते हैं। आप एक बार खुद से पॉज करके ट्राई जरूर करते रहिएगा। तो यहाँ पे गिवन क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स पूछा है। तो प्रॉब्लम मेरा जो मोल का फॉर्मूला है थोड़ा चेंज कर लेते हैं, इसको मास की जगह फिर से कर देते हैं गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ओके, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, एंड इट विल बी डिवाइडेड बाय 6.022 10 की पावर 23। तो डाल देते हैं, आपको क्या निकाल, नंबर ऑफ एटम ऊपर वाला निकालना है, एंड मास ऑफ 11 पॉइंट, फाइंड द नंबर ऑफ एटम्स एंड मास ऑफ 11.2 लीटर। तो गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल निकालना है, x कर दिया और नीचे लिख दिया 6.02 10 की पावर 23। मास का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, गिवन मास बाय मोलर मास। मोलर मास कितना है हाइड्रोजन का, 1, ओके। तो गिवन मास हमें नहीं पता है, तो यहाँ पे गिवन मास भी क्वेश्चन मार्क में है, तो इसको y लिख देती हूँ, एंड इट इज डिवाइडेड बाय 1, ठीक है। अब ये दोनों चीज किसके इक्वल है, मोल्स के इक्वल है। मोल्स का थर्ड फॉर्मूला भी था, चलिए इसको मैं अलग से करके देखती हूँ। इसका फॉर्मूला पहले लिख देती हूँ, जब भी आप भी करो ना ये पूरा फॉर्मूला लिखो, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय, इसको एवोगाड्रो नंबर लिखने की जगह नंबर ही लिख देती हूँ, 0 to 10 की पावर 23, गिवन नंबर, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, and volume, given volume divided by 22.4 लीटर। चलिए अब हमसे क्या बोल रहा है, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकाल लीजिए, वो भी पता नहीं है हमें, तो 6.02 10 की पावर 23। गिवन एटम का मास भी निकाल लिए, ये भी नहीं पता, y is equals to मोलर मास
गिवन वॉल्यूम हमको दे दिया है 11.2 बाई 22.4, ये तो पता है। अब इसको काट के कितना आ जाएगा 0.5। अब पहले x को सॉल्व करते हैं। दिस इज व्हाट, दिस इज माय मोल, ठीक है। तो 0.5 इज इक्वल्स टू, चलो इस साइड वाला सॉल्व करते हैं, x बाई 6.02 10 की पावर 23। तो यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल या नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन निकल जाएगा, कितना होगा 0.5 इंटू 6.02 10 की पावर 23। तो ये आ जाएगा 3.10 इंटू 10 की पावर 23। इतने नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन है मेरे पास इन दिस मच लीटर। अब दूसरा ये वाला निकालना है मास, वो कैसे निकालेंगे, 0.5 इक्वल टू y बाई मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन इज 1, तो y इज इक्वल्स टू 0.5 ग्राम, यानी कि इतने एटम्स का मास कितना होगा 0.5 ग्राम। हो गया सॉल्व। आई होप दिस मच इज क्लियर। अच्छे से देख लीजिए, फिर से समझ लीजिए, क्योंकि देखिए इन्हीं प्रॉब्लम्स को आपको, इसी टाइप के प्रॉब्लम्स को आपको एग्जाम में सॉल्व करने हैं। अगर आपने यहाँ इसको समझ लिया तो आपका तो हो गया फुल डन। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब होमवर्क जो मैंने आपको लास्ट डे दिया था उसको बता देती हूँ, उसको कैसे सॉल्व करना है। कैलकुलेट द मास ऑफ दिस मच नंबर ऑफ एटम्स, कैलकुलेट करने बोला है इसका मास। तो मोल का फॉर्मूला, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स उसको x मान लेते हैं। व्हाट इज द, चलो गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स तो दिया ही हुआ है, फिर क्यों x मानना, 12.044 into 10 की पावर 23 and it is divided by Avogadro number 6.02 10 की पावर 23। अब मास पूछा है, गिवन मास तो x और कार्बन एटम का मास होता है 12, तो यहाँ से निकल जाएगा आसानी से, ये कट के हो जाएगा 2, तो x is equals to 24 ग्राम। हो गया सॉल्व। And next is calculate the number of chlorine molecules and chlorine atoms in 0.25 moles of chlorine gas। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आपसे पूछा है नंबर ऑफ क्लोरीन के मॉलिक्यूल्स, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स x डिवाइडेड बाय 6.02 इनटू 10 की पावर 23, ये भी एक मोल का फॉर्मूला हो गया। तो एंड Cl एटम in 0.25 mole of gas। चलो मोलर मास इज गिवन, हमको मोल्स दे दिया है 0.25 मोल्स, तो मोल की जगह वैल्यू को पुट करते हैं, कितना 0.25 इज इक्वल्स टू x बाय 6.02 10 की पावर 23। तो x का वैल्यू मेरा कितना हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 0.25 into 6.02 10 to the power 23, ये क्या हो जाएंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ Cl। इसका आंसर हो जाएगा 1.5 10 की पावर 23। तो यहाँ से मिल गए मुझे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ Cl2। ओके, अब हमसे पूछा है Cl एटम्स भी। अब एक Cl2 एटम में, Cl2 मॉलिक्यूल में कितने होते हैं, 2 Cl एटम होते हैं। तो अगर मेरे पास इतने क्लोरीन के मॉलिक्यूल्स हैं तो मेरे क्लोरीन एटम्स कितने होंगे, ट्वाइस ऑफ 1.5 10 to the power 23, यानी कि 3 into 10 की पावर 23, इतने होंगे मेरे एटम्स। ओके, तो ये हो गया हमारा सॉल्व। अब इस लेक्चर के साथ आपका ये वीडियो खत्म होता है। जिन्होंने यही आंसर किया है उनके लिए तो एक थम्स अप जरूर बनता है, खुद को एक नंबर जरूर दे दीजिए, एक नहीं 2 नंबर, क्योंकि आपने 2 न्यूमेरिकल सॉल्व किए हैं। तो आज के इस सेशन का होमवर्क ले लीजिए, इसको भी आप सॉल्व कीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसका आपको सोल्यूशन एक्सप्लेन करके बता दूंगी। अगर आपको ये चैनल अच्छा, सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को हिट कीजिए ताकि मेरे अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। Thank you for watching Reaction Tube by Shambhumitra Chakravarti. See you at next lecture.